अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ को यूज़ करते हुए आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। And similarly, you can also use these statistical ideas to find out the properties of the real gases as well. तो बेसिकली ये 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल एक सीरीज होगी कि अगर आपको डायटोमिक या पॉलीटोमिक गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझना है तो उसके लिए आपको 3 लेक्चर्स जो है वो कवर करने होंगे। whereas if you want to know the properties of the monatomic gases तो वो आर्टिकल जो है आज के लेक्चर में ही हम कवर कर लेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर मैं कुछ रिव्यू करना चाहूँगा अबाउट द ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं जी। सबसे पहले आपको पता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, लेट्स सपोज जब आप पानी को हीट कर रहे होते हैं तो पानी जो है वो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से टेम्परेचर जो है वो वाटर का वो राइज करता है। तो किस तरह से वो आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो 3 तरीकों से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन के थ्रू वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरा वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है, एंड देन इट कैन आल्सो परफॉर्म द वाइब्रेशनल मोशन। तो लो टेम्परेचर्स पे जब आप वाटर को हीट अप करना शुरू करते हैं तो सबसे जो पहला मोशन स्टार्ट होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल स्पीड अप होता है एंड इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी। And similarly, after a certain temperature, जिसको हम टी रोटेशनल का नाम देते हैं, इस टेम्परेचर के बाद जो है आपका रोटेशनल मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इस टेम्परेचर से ऑनवर्ड आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशंस आपका वो मॉलिक्यूल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। एंड जब आप फर्दर हीट अप करते जाते हैं तो certain temperature वाइब्रेशनल जो वाइब्रेशनल मोशन है एटम्स का वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज में मूव करके एक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है ग्राफ जो कि बिटवीन द स्पेसिफिक हीट है एंड थर्मल एनर्जी, एंड दिस इज फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कि डायटोमिक मॉलिक्यूल किस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इनिशियली ट्रांसलेशनल मोशन स्टार्ट होता है जहाँ पे हर मॉलिक्यूल जो है इट गिव्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3/2 kb टू द थर्मल एनर्जी टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, एंड देन ए सर्टेन आफ्टर टेम्परेचर टी रोटेशनल मोशन भी स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर सर्टेन टाइम टी जो स्पेसिफिक हीट है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है टू 5/2 kb। एंड देन जब आप फर्दर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, तो आपका रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो 7/2 kb के बराबर होती है। तो अब ये समझने की बात है कि सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन ही स्टार्ट क्यों होता है, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन क्यों स्टार्ट नहीं होते। तो उसके लिए आपको इन एनर्जी लेवल्स को समझना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई भी एटम जो मॉलिक्यूल होता है, जब आप उसको कोई एनर्जी देते हैं तो वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से वो हम कहते हैं कि अगर वो हायर ऑर्बिटल्स में मूव कर रहा है तो उस तरह से वो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है? तो जितनी आप उसको एनर्जी देते जाएंगे उतना ही वो जितना जो डिफरेंस है, जब वो एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा तो वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो इन दिस वे वो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि ट्रांसलेशनल मोशन इसलिए स्टार्ट होता है कि जो डिफरेंस होता है ट्रांसलेशनल मोशन के एनर्जी लेवल्स के दरमियान वो बहुत कम है।
अगर वो डिफरेंस बहुत कम है तो इसका मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर आपने दी है तो दैट विल गिव राइज टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। लेकिन रोटेशनल जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स इज वेरी हाई। वो इतना हाई होता है कि इवन थाउजेंड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल can come into one energy level, one energy state of a rotation motion। तो इस वजह से जो रोटेशनल मोशन है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इस एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी जो है उस पार्टिकल को प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली वाइब्रेशनल मोशन को एक्साइट करने के लिए आपको फर्दर हायर एनर्जीज की तरफ जाना पड़ता है। So this is the reason that why translational motion starts before the rotational and vibrational motions। तो अब हम बढ़ते हैं जी अपने मेन आर्टिकल की तरफ जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक आइडियल गैस की। अ, तो हमें पता है कि हम चूंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आइडियाज को यूज करेंगे, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज द पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले आप जो है वो पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसके अंदर जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड वंस यू नो द पार्टीशन फंक्शन यू कैन कैलकुलेट all the properties, all the thermodynamic properties of a particle, okay? तो यहाँ पे अगर तो आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है जहाँ पे आप कंसर्न नहीं है कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन के अंदर, तो उस मोनोटॉमिक गैस में आपके पास सिर्फ एक ही ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपके पास आपको z ट्रांसलेशनल फाइंड आउट करना होगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट other thermodynamic properties such as free energy using the expression F is equal to minus kBT log of z translational, and then similarly आप other properties जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक या ट्राइटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की जहाँ पे एक मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, तो वहाँ पे आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। So it means that we need to find out the partition function for the rotational energy levels as well and for the vibrational energy levels as well, and then you will find out the total partition function। Total partition function क्या होगा? That will be the product of the translation, the partition functions of translational, rotational and vibrational motion। Product क्यों है? Product इसलिए है कि यहाँ पे बेसिकली ये तीनों के तीनों जो मोशंस होते हैं, all these three degrees of freedom are independent of each other। ये रोटेशनल मोशन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन को अफेक्ट नहीं करता, या रोटेशनल जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो रोटेशनल मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी स्टेट्स पे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तो आप एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट बात करते हैं, तो जो रोटेशनल मोशन होता है इट स्लाइटली इफेक्ट द वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, क्योंकि जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल की वजह से इट कैन अफेक्ट द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, जिसकी वजह से वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शिफ्ट होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस shift basically is a very small correction to the energy, so it can be neglected। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस जो हैं दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जहां पे इंडिपेंडेंट होते हैं हम वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो द टोटल ट्रांसलेशनल टोटल पार्टीशन फंक्शन जो है वो बराबर होगा ट्रांसलेशनल partition function due to the translational motion into the partitional function due to the rotational motion into the partition function due to the vibrational motion। लिहाजा अगर आपको कोई डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक गैस की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है तो आपको ये तीनों आपको z कैलकुलेट करना पड़ेंगे एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द टोटल पार्टीशन फंक्शन। लेकिन अगर आप आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है तो उस केस में यू विल ओनली फाइंड द ट्रांसलेशनल z ट्रांसलेशनल एंड देन यू विल फाइंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम।
सो स्टार्ट करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर्टीज आइडियल गैस की। और सॉरी, टाइटल जो है यहाँ पे मिसिंग है। टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज सिंगल पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल गैस, वन डायमेंशनल बॉक्स। हम करने क्या जा रहे हैं जी कि हमारे पास एक आइडियल गैस है, और आइडियल गैस आपको पता है कि एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल होते हैं एंड दे आर नॉन इंटरेक्टिंग। लिहाजा हम अभी एक ऐसा ही एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जो कि किसी खास रीजन में मूव कर रहा है। दिस पार्टिकल कैन ओनली मूव बिटवीन 0 एंड L। इसके बियॉन्ड जो है ये पार्टिकल जो है वो नहीं जा सकता। okay? तो बेसिकली हम एक आइडियल गैस को कंसीडर कर रहे हैं एन ensemble ऑफ these M-1 बॉक्सेस। ठीक है, कि एक पार्टिकल है जो कि कन्फाइंड है सिर्फ इसी रीजन के अंदर। सिमिलरली ऐसा एक और बॉक्स होगा कि जहां पे वो पार्टिकल होगा वो दूसरे बॉक्स के अंदर कन्फाइंड होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे बॉक्स हैं और हर पार्टिकल जो है वो अपने बॉक्स के अंदर लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर आपको इस पूरी थर्मोडायनामिक्स, पूरी गैस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है, तो in order to determine the thermodynamics of each particle, we need to list all the independent quantum states of the system and then determine their energies and then calculate the partition function. क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी एनर्जी आइगन वैल्यूज की, तब तक आप जो है वो पार्टीशन फंक्शन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो लेट्स अस स्टार्ट by considering the quantum state of a particle of mass m which is moving along the x direction। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होगी आपके इस पार्टिकल के लिए, दैट विल बी given by minus h cut square by partial x square phi of x plus v of x, phi of x is equals to e phi of x। and यहाँ पे पार्टिकल जो है इट इज कन्फाइंड टू मूव बिटवीन 0 एंड L। इसका मतलब है जो पोटेंशियल है विद इन 0 to L is 0, whereas the potential outside these boxes in infinite। पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। तो बाउंड्री कंडीशंस पे क्या बनते हैं इस ऐसे पार्टिकल के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए सॉरी, कि आपका तो जो बाउंड्री कंडीशंस बनते हैं आपके इस प्रॉब्लम के, वो ये है कि आपका वेव फंक्शन जो है वो वैनिश करेगा एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L। चूंकि पार्टिकल जो है आउटसाइड दिस बॉक्स नहीं जा सकता, सो इट हैज टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सिमिलरली आप एक और कंडीशन जो है वो यूज करते हैं जो कि इसके डेरिवेटिव की है कि जो वेव फंक्शन है दैट शुड बी कंटिन्यूअस as well। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि हम ये आर्टिकल जो है वो बहुत डिटेल में करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जहाँ पे हम जो एनर्जी आइगन फंक्शंस और एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालते हैं फॉर पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन फंक्शंस जो हैं फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, दैट इज गिवन बाय फाइन ऑफ x इज इक्वल टू a sin of n pi x ओवर l, जहां पे a जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जिसको आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकालते हैं, एंड दैट विल गिव यू 2 by l। ठीक है, सिमिलरली एनर्जी आइगन फंक्शंस जो हैं ऐसे सिस्टम के लिए, दैट दे आर गिवन बाय n square pi square h cut square divided by 2m l square। So for a given length you can um, denote it as alpha n square, where alpha represents pi square h cut square over 2m l square। तो अगर आपके पास आप कंसिडर करते हैं कि जो बॉक्स आपने कंसिडर किया है इसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो अल्फा की जो वैल्यू आती है इट कम्स टू बी 6 × 10⁻⁻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 
34 which is a very small number, and अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ, then still it gives you a value of 4.4 into 10 is minus 11, and which is also a very very small number. तो अगर आप बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, जहाँ पे रूम टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है, तो गैमा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, गैमा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा आपका बराबर है n पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m l स्क्वायर। जब हम इसको पुट करेंगे पार्टीशन फंक्शन के अंदर, जो कि विच इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर के बी टी, और ई एन आपके पास बराबर है माइनस एच कट ई एन जो है अल्फा एन स्क्वायर है, सो अल्फा एन ओवर के बी टी, इसको आप डिनोट कर सकते हैं बाय अनदर कांस्टेंट जिसको हमने यहाँ पे गैमा डिफाइन किया है। सो गैमा इज अनदर कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू अल्फा ओवर के बी टी, एंड एट रूम टेम्परेचर अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसकी वैल्यू जो है लेंथ जो है वो माइक्रोन्स में है, तो गैमा की जो वैल्यू है इट कम्स अराउंड 1.5 into 10 raised to the power minus 13, which is a very small number. So इस समीशन में जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा एन स्क्वायर, द फैक्टर गैमा इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। एन 1 से स्टार्ट होता है, एन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। आपको अगेन यू हैव टू रिकॉल द वन डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 जो है वो वैल्यू वहां पे अलाउड नहीं है उस केस में। सो अगर आपको, so now the question is that how we can solve this partition function, this translational partition function, which is given in the form of summation, and from this partition function you can find out other properties of the system. तो इसको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि गैमा जो है इट्स वेरी स्मॉल नंबर, और अगर आप देखेंगे जब आप इस समेशन को ओपन करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, जो आपके पास अगली वैल्यू आएगी, यहाँ पे n स्क्वायर की तरफ चल रहे हैं, 4 टाइम्स गामा हो जाएगी फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए दैट विल गिव यू 9 टाइम्स गामा। तो हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से बहुत स्मॉलर है, एंड देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज। सॉरी, if the difference between these values is very very small, it means that you can replace this sum with an integral. So turning this sum into an integral is a very good approximation, provided the length L is sufficiently large to make gamma very small. And you can see that the difference between these energy levels is of the order of 10 to the minus 32. It's a very small number. So now turn this summation into an integral, and you will have z translational is equal to integral from 0 to infinity exponential minus gamma n square dn. सो इन ऑर्डर, सो ये अब आपके पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है वो आपको गिवन होगा, जो कि बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx के, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई मीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल के की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई बाय 2 अल्फा, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो मॉडिफाई होगी, एंड यू विल हैव z ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू पाई बाय 4 गैमा, जो कि बराबर है m पाई के बी टी डिवाइडेड बाय 4 अल्फा। और जब आप अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि बराबर है n स्क्वायर पाई स्क्वायर 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 ओवर 2ml स्क्वायर के, यू विल हैव l स्क्वायर m के बी टी l square into m kbt divided by 2 pi h cut square square root, and then you can further आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। z ट्रांसलेशनल विल बी इक्वल टू l ओवर लैम्डा d, जहाँ पे लैम्डा d जो है
इसको हम डिफाइन कर रहे हैं by this constant which is given by 2 pi h cut square over mkbt, and this basically factor of lambda d is called the thermal de Broglie's wavelength. And we know that according to uh, de Broglie's hypothesis, the wavelength of a particle is related to the momentum through this expression lambda is equals to h over p. So we can also say that there is a distribution of momentum of particles due to thermal excitations, and and therefore a distribution of wavelengths as well. सो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर चुके हैं एक एक्सप्रेशन जो है वो जी ट्रांसलेशनल का, विच यू कैन यूज टू फाइंड आउट thermal thermodynamic properties of this single gas particle. So the partition function जो कि बराबर है L over lambda d के, जहाँ पे lambda d की वैल्यू आपके पास गिवन है, नोन है। तो यहाँ से आप फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, which is defined as F is equals to minus kBT log of Z। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, so this will be the value of free energy, and from free energy you can find out the entropy, which is given by minus partial F by partial T, and you will have kb log of this expression plus this expression जब आप इसको derivative लेते हैं, then you will have two such terms, because first term will give you kb log of this term, and second term will give you kbt into derivative of this term. So जब आप इसको solve करते हैं, you will have an expression for the entropy of the system जो कि बराबर होगा S is equals to kb by 2 log of L square m kbt divided by 2 pi h cut square plus 1. And from entropy, you can find out the specific heat by using the expression and T partial S by partial T, which will be equal to K by KB by 2, where KB is the Boltzmann constant. So इसका मतलब है कि जो आपका जो ट्रांसलेशनल मोशन है एक सिंगल पार्टिकल का वन डायमेंशन में, it gives a contribution to the heat capacity of KB by 2। ठीक है, और ये वो केस था कि जब हम कंसिडर कर रहे हैं एक सिंगल पार्टिकल का मोशन अलोंग द वन डायमेंशन, ठीक है, बट वी नो दैट अ गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन ऑल थ्री डायमेंशंस, सो we have to generalize, we have to solve it for the case for a particle moving in three dimensions. So अब आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है for a particle moving in a three dimensional box, ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो है उसको हम करते हैं कि जहाँ पे आप एक क्यूबिकल बॉक्स अब कंसिडर करेंगे कि जिसकी लेंथ L है फ्रॉम ईच साइड along each direction x y z, and the particle cannot go outside this box, so the potential within the box is zero, whereas the potential outside this box is infinity. और जो एनर्जी आइगन फंक्शन है एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स में, दैट इज गिवन बाय a sin of n1 pi x over l sin of n2 pi x over n2 pi over l sin of n3 pi n3 pi z over l के। सो जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं आपके पास फॉर पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल बॉक्स आर इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 2 एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास तीन क्वांटम नंबर्स हैं जो कि n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर हैं, वेयर एंड ऑल दीज क्वांटम नंबर्स दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 they can have any other integer values as well, so they will start from n is equal to n is equals to 1। तो लिहाजा इस केस में जब आप पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन फॉर पार्टिकल मूविंग इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, you will have three summations. The first one is going from n1 is equal to 1 to infinity, and n2 is equals to 1 to infinity, and n3 is equals to 1, n3 is equals to 1 to infinity. So exponential minus gamma n1 square plus n2 square plus n3 square, जहाँ पे सिंगल पार्टिकल के केस में आपके पास वन डायमेंशन के केस में आपके पास माइनस गैमा n स्क्वायर था। तो गैमा बेसिकली वही कांस्टेंट है जो आपने वन डायमेंशंस के लिए आपने कंसीडर किया था। सो बेसिकली इन दिस केस यू हैव थ्री डिफरेंट समेशंस, और थ्री डिफरेंट समेशंस हैं
and where each summation is the same as that in for that was the case for the one dimensional problem. तो इसका मतलब है the partition function for the translational motion of a single particle in three dimensional case should be equal to L cube mkbt divided by 2 pi h cut square into 3 by 2. तो बेसिकली आपने आपके पास जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पार्टीशन फंक्शन था, you can take the cube of that partition function in order to find out the partition function for a particle moving in a three-dimensional box. So इस केस में अब आपके पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू जो है ये गिवन है, known है. You can find out other thermodynamic properties by repeating the similar practice. The free energies will be given by F is equals to minus kBT log of Z translational. So Z translational की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जहाँ पे L cube जो है basically it's the volume of this cube. So you can replace L cube with this volume. So सब्स्टिट्यूट करें V को L cube के लिए and then इसको log लें, then you will have two such terms, and the free energy will be given by this equation 2. And similarly, you can find out other properties of thermodynamic properties such as the pressure, which is defined as P is equals to minus partial F by partial V. So if you take the differential of this equation 2 with respect to V, you will be left with kBT over V. अगर आप इसको rearrange करते हैं तो you have PV is equals to kBT for a single particle in a gas. So ये हम remember हम जो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस, वी आर सॉल्विंग इट फॉर ए सिंगल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. तो फॉर n पार्टिकल्स जहाँ पे किसी किस्म के कोई इंटरेक्शंस नहीं है, जहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं इंटरेक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स, you will have PV is equals to nkBT. And what is this? This is the equation of state of an ideal gas. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल आइडियाज. यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल हैं ये स्टैटिस्टिकल आइडियाज, जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं एक माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन को टू द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. सो फ्री एनर्जी आप ऊपर इक्वेशन से निकाल चुके हैं. यहाँ से आप को जो भी कुछ भी फैक्टर आपको कहा जा सकता है निकालने के लिए, एंड यू विल फाइंड द एंट्रोपी बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी, जो कि इसके बराबर होगा. यहाँ पे सारी कैलकुलेशन जो है वो हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड. एंड सिमिलरली दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. स्पेसिफिक हीट जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन को यूज करते हुए जो कि वन डायमेंशनल केस में आपको गिवन था, यू विल फाइंड दैट द हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT kB. इसका मतलब है कि एक थ्री डायमेंशनल, अगर एक सिंगल पार्टिकल जो है वो एक थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है, then it will give a contribution of 3/2 kB to the heat capacity of the system. This is the case for a single particle. And when you have n non-interacting particle, the specific heat will be equal to 3/2 nkB. और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी जी? इंटरनल एनर्जी आपको पता है कि CV जो है वो पार्शियल U बाय पार्शियल T होता है. तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 3/2 nkBT for a particle for an ideal gas. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बेसिकली n पार्टिकल्स के केस को जनरलाइज कर दिया, सिंगल पार्टिकल के केस को जनरलाइज कर दिया n पार्टिकल्स के केस में, जहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट को हमने फाइंड आउट किया एक सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन, वहां से हमने उसकी फ्री एनर्जी निकाली, एंट्रोपी निकाली, एंड देन स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की फॉर ए सिंगल पार्टिकल. और n पार्टिकल्स के लिए हमने स्पेसिफिक हीट को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ. ठीक है, तो ये आप चीज याद रखिएगा कि यहाँ ये वाला काम हम सिर्फ कर सकते हैं
स्पेसिफिक हीट के केस में कि जहाँ पे हम उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू दिस फॉर द केस ऑफ एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। वहां पे आपको बेसिकली पहले आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा n पार्टिकल्स के लिए एंड देन आपको एंट्रोपी और फ्री एनर्जी निकालनी होगी। कि अगर आपको कहा जाए कि n पार्टिकल्स के लिए एक आइडियल गैस की एंट्रोपी निकालें, ये फ्री एनर्जी निकालें, तो उसके लिए आपको पहले n पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने जो पार्टीशन फंक्शन निकाला है वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला है, एन पार्टिकल के लिए हमने नहीं निकाला। तो ये वाली जो भी प्रैक्टिस है ये आपकी चैप्टर 6 में स्टार्ट होगी, जहाँ पे हम देखेंगे कि एन पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन जो है, एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एन नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। लेकिन आपको पता है कि गैस के तो मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिकल जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो जहाँ पे सिस्टम में इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी आ जाती है, वहां पे हम देखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये डिस्टिंग्विशेबिलिटी, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, ये सारी चीजें हम जो है 6 चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन को फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और किस चीज का ख्याल रखा जाता है जब आप पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने जो स्पेसिफिक हीट है वो फाइंड आउट की एक ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, एक सिंगल गैस पार्टिकल के लिए, कि एक सिंगल गैस का पार्टिकल जब एक 3 डायमेंशन में मूव करता है तो इट गिव्स यू ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 3/2 nkb टू द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। और यही वो फैक्टर है जो कि हमने यहाँ पे इस ग्राफ में देखा कि जब when there is only translational motion involved, then the specific heat of that system will be equal to 3/2 times kb। ठीक है, और जब इसमें रोटेशनल मोशन ऐड होगा तो फर्दर आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट इंक्रीज होगी, एंड देन वाइब्रेशनल मोशन ऐड होगा तो स्पेसिफिक हीट फर्दर इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि हमने बेसिकली अगर आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है और उसकी आप प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जहाँ पे ओनली देयर इज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इन्वॉल्वड। जब आप बात करेंगे डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीटोमिक गैसेस की, then you have to consider the rotational and vibrational motions as well, and then you will solve those properties। ठीक है, लेकिन इस चीज में ये भी रखिएगा कि एक टेम्परेचर लिमिट है ना, जिसके बाद रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज है कि अगर आपको कहा जाए कि आप कि आपके पास डायटोमिक गैस है जो कि बहुत लो टेम्परेचर्स पे है, तो उन लो टेम्परेचर्स पे आपका उस डायटोमिक गैस के पास ओनली देयर विल बी ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, वहां पे रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो रोटेशनल मोशन तो एक खास टेम्परेचर के बाद स्टार्ट होगा ना, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगी ईच मॉलिक्यूल की, हर सिस्टम की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होगा, इसके बाद रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट होगा। दैट विल बी डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ दोस सिस्टम्स। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जहाँ पे हम partition function निकालेंगे rotational energy levels का, and then we will find the thermodynamic properties for that system, and finally we will go to the vibrational states of the system, and then we will solve uh, thermodynamic properties for a gas at very very high temperatures, क्योंकि जब आपके पास एक डायटोमिक गैस होगी बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, तभी आपके पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों मोशंस जो है वो एक्टिव होंगे। थैंक यू।